आज हम नेशनल बुक फाउंडेशन की 9th क्लास की जो फिज़िक्स है उसके यूनिट नंबर 2 के कंसेप्चुअल क्वेश्चन हम स्टार्ट करेंगे। यहाँ वाइट बोर्ड पर जो है वो नोट्स लिखा हुआ है, आपने इसको अच्छी तरह से याद भी करना है। कंसेप्चुअल क्वेश्चन नंबर 2.1, इन अ पार्क चिल्ड्रन आर enjoying a ride on a big wheel as shown. What kind of motion the big wheel has and what kind of motion the riders have. एक पार्क के अंदर बच्चे जो है एक व्हील के ऊपर सवार होकर खेल रहे हैं। तो व्हील की जो मोशन की कौन सी टाइप है और राइडर्स की जो मोशन है वो कौन सी टाइप है मोशन की, वो हमने बताना है। आप पढ़ चुके हैं कि द मोशन ऑफ बॉडी अबाउट इट्स ओन एक्सिस इज कॉल्ड रोटेटिंग मोशन और स्पिनिंग मोशन। जब एक बॉडी अपने एक्सिस के अबाउट रोटेट करे तो उस बॉडी की मोशन को हम रोटेटिव मोशन कहते हैं या स्पिनिंग मोशन कहते हैं। अब अपने एक्सिस के अबाउट रोटेट करने का मतलब क्या है? जैसा कि ये मेरे पास मार्कर है, ये देखिए, ये अपने एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है। ये जो मार्कर इस वक्त अपने एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है, इसको कहते हैं अपने एक्सिस के अबाउट रोटेट करना। अपने एक्सिस के अबाउट रोटेट करना, इसको हम रोटेटिव मोशन या स्पिनिंग मोशन कहते हैं। व्हील जब मूव करता है तो वो रोटेट करता है, यानी कि वो अपने एक्सिस के अबाउट रोटेट करता है, स्पिन मोशन करता है, इसलिए व्हील का जो मोशन है वो स्पिन मोशन है। जबकि राइडर है, व्हील के ऊपर बैठकर वो मूव कर रहा है, तो राइडर जो है व्हील के एक्सिस के अबाउट मूव करता है। इट मीन्स व्हील अदर बॉडी है। हम जानते हैं द बॉडी विच मूव्स अबाउट द एक्सिस ऑफ अदर बॉडी इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन। तो जब व्हील रोटेट करेगा तो व्हील के ऊपर जो बच्चे बैठे हैं, तो बच्चे अपने एक्सिस के अबाउट मूव नहीं कर रहे, जबकि व्हील के एक्सिस के अबाउट मूव कर रहे हैं, यानी कि व्हील अदर बॉडी है। तो बच्चों की जो मोशन है वो सर्कुलर मोशन है। सर्कुलर मोशन इज अ टाइप ऑफ ट्रांसलेटरी मोशन। सो हम राइडर की मोशन को सर्कुलर मोशन भी कह सकते हैं और ट्रांसलेटरी मोशन भी कह सकते हैं, बिकॉज सर्कुलर मोशन इज अ टाइप ऑफ ट्रांसलेटरी मोशन। कंसेप्चुअल क्वेश्चन नंबर 2.2, a boy moves from sometimes due to situation in which his displacement is zero but cover distance is not zero. एक लड़का है, वो एक पाथ के अलॉन्ग मूव कर रहा है। हमने दो सिचुएशन बतानी है। उन दोनों सिचुएशंस में डिस्प्लेसमेंट तो ज़ीरो होना चाहिए बट डिस्टेंस ज़ीरो नहीं होना चाहिए। किसी भी बॉडी का डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो हो और डिस्टेंस ज़ीरो ना हो, ये तभी पॉसिबल है जब एक बॉडी क्लोज पाथ के अंदर मूव कर रहा हो। फॉर एग्जाम्पल, एक बॉडी है हमारे पास, दो पॉइंट ले लें आप, पॉइंट ए टू बी, यहाँ पर मैंने फिगर में शो किया है। ये एक पॉइंट है, पॉइंट ए, ये पॉइंट बी है। ये एक स्ट्रेट पाथ है। सपोज ये जो ए और बी के दरमियान जो डिस्टेंस है वो 3 मीटर है। तो वो जो लड़का है, बॉय है, वो सबसे पहले ए से बी तक ट्रेवल करता है, 3 मीटर डिस्प्लेसमेंट कवर करता है। फिर बी से वापस आता है, तो उस वक्त जो डिस्प्लेसमेंट है वो -3 मीटर कवर करता है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, यानी कि डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन भी है, मैग्नीट्यूड भी है। अब ए से बी तक डायरेक्शन सीधे डायरेक्शन में है। सपोज यहाँ से ए से शुरू किया है तो ये ए से बी सीधा डायरेक्शन है। बी से ए पहले डायरेक्शन की निस्बत बी से ए उल्टी डायरेक्शन है, वहाँ पर हम नेगेटिव साइन लेंगे। आपकी मर्जी, अगर ए से बी तक अगर नेगेटिव लेते हैं तो बी से ए तक आप पॉजिटिव भी ले सकते हैं, ज़रूरी नहीं है, ये आपके ऊपर डिपेंड है। तो यहाँ पर जो डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट ए से बी तक 3 मीटर, बी से ए तक -3 मीटर। अब देखिए, ए से बी, बी से ए एक क्लोज्ड पाथ बना है, तो यहाँ पर जो नेट डिस्प्लेसमेंट है वो हमारे पास होगा d इज इक्वल टू डी ए टू बी प्लस डी बी टू ए, यानी कि डिस्प्लेसमेंट ए से बी और बी से ए को आप ऐड करें तो ये जो एरो है वेक्टर है, डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ए बी की वैल्यू है हमारे पास 3, डी बी की वैल्यू है -3, तो +3 -3 कैंसिल, तो इसकी जो वैल्यू आएगी हमारे पास, डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू 0 आ गई। नाउ डिस्टेंस, as we
Now that distance has only magnitude, डिस्टेंस में सिर्फ मैग्नीट्यूड होती है, तो न्यूमेरिकल वैल्यू बॉडी ए से बी तक जाए या बी से ए तक आए, न्यूमेरिकल वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होगा। एंड हेंस द न्यूमेरिकल वैल्यू always positive, always remains positive। न्यूमेरिकल वैल्यू पॉजिटिव होगा। द नेट डिस्टेंस फ्रॉम ए टू बी and then B to A is, तो नेट डिस्प्लेसमेंट है हमारे पास S, तो नेट डिस्टेंस है A से B और B से A, S इज इक्वल टू, डिस्टेंस को हम S से शो करते हैं, S A to B प्लस S B to A, तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लें। S A to B क्या है, 3 है, प्लस अब ए से बी तक और बी से ए तक, देखिए यहाँ पर ए से बी जो डिस्टेंस है हमारे पास, मैं डिस्टेंस को ऐसे शो करूंगा, यह हमारे पास है 3 मीटर, यहाँ पर भी प्लस 3 मीटर, क्योंकि इसकी डायरेक्शन नहीं होती, तो दोनों साइड पे वैल्यू हम पॉजिटिव लेंगे। तो यहाँ पर 3 + 3 होगा 6 मीटर आंसर। हेंस वी प्रूव, हमने प्रूव किया, हमने इस एग्जांपल में, इस सिचुएशन में प्रूव किया कि यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट है वो 0 है बट डिस्टेंस 0 नहीं है। एक और एग्जांपल देंगे या एक और सिचुएशन देंगे। दूसरा सिचुएशन हमारे पास, जब बॉय एक सर्कल में मूव करे तो भी क्लोज पाथ बनाता है, तो उस वक्त भी डिस्प्लेसमेंट 0 होता है और डिस्टेंस 0 नहीं होता। जैसा कि इस फिगर में मैंने दिखाया है, सपोज ये बॉडी बॉय जो है यहाँ पॉइंट ए से मोशन स्टार्ट करता है, फिर वापस ए पे आता है, तो अगर आप सपोज करें ए से बी तक देखें, बी से ए तक डायरेक्शन रिवर्स हो रही है, तो डिस्प्लेसमेंट, नेट डिस्प्लेसमेंट तो 0 होगा बट डिस्टेंस 0 नहीं होगा, क्योंकि डिस्टेंस के पास सिर्फ मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन नहीं है, तो उसकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होती है, इसलिए वैल्यूज एड अप होंगी। डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन है, जिसकी वजह से एक साइड पर वैल्यू पॉजिटिव, दूसरी साइड पर नेगेटिव होगी, जिसकी वजह से पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यूज आपस में कैंसिल हो जाएंगी, तो डिस्प्लेसमेंट 0 होगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं S is not 0 but D is 0। Now conceptual question number 1.3, a stone tied to string is held in a circle, what is the direction of velocity at any instant। एक पत्थर को धागे से बांधा है हमने, धागे से बांधने के बाद इसको हम सर्कल में घुमा रहे हैं, ऐसे हम घुमाएंगे तो वो स्टोन सर्कल में मूव करता है, तो सर्कल में मूव करते हुए जो स्टोन है उसकी जो वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या होगी वो हम बताएंगे। तो इस डायग्राम के अंदर मैंने दिखाया है, ये जो सर्कल में देखिए एक धागे को हमने बांधा है, एक पत्थर को हमने धागे से बांधकर ऐसे घुमा रहे हैं, तो पत्थर सर्कल में मूव कर रहा है, तो पत्थर जिस वेलोसिटी से मूव कर रहा है उस वेलोसिटी की जो डायरेक्शन इस सर्कल के साथ टेंजेंशियल है, यानी कि टेंजेंट है। टेंजेंट का मतलब सर्कल, टेंजेंट का मतलब कर्व या सर्कल के सरफेस पर एक लाइन टच होकर पास हो जाए, उस लाइन को हम टेंजेंट लाइन कहते हैं। किसी भी इंस्टेंट को ले लें तो टेंजेंशियल होगा, देखो मैंने यहाँ पे ये इंस्टेंट लिया, यहाँ पे भी टेंजेंशियल है वेलोसिटी, यहाँ पे भी टेंजेंशियल है, यहाँ पे भी टेंजेंशियल है, यहाँ पे भी टेंजेंशियल है सर्कल के साथ, और ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ सर्कल लग रही है। तो ये जो वेलोसिटी और सेंट्रीपिटल फोर्स आपस में परपेंडिकुलर है, एंगल 90 का बना रहे हैं। ये जो पत्थर सर्कल में मूव कर रहे हैं उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन जो है सर्कल के साथ टेंजेंशियल होगी, और सेंट्रीपिटल फोर्स की जो डायरेक्शन के साथ भी 90 का एंगल बनाएगी। कंसेप्चुअल क्वेश्चन नंबर 3.4,
इज इट पॉसिबल टू एक्सेलरेट एन ऑब्जेक्ट विदाउट स्पीडिंग इट अप और स्लोइंग इट डाउन? क्या एक बॉडी के अंदर या क्या एक ऑब्जेक्ट के अंदर एक्सेलरेशन पैदा हो सकता है उसकी स्पीड को या मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी को कम ज़्यादा किए बगैर? यस, अगर हम बॉडी की स्पीड दैट इज़ मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी को कम ज़्यादा ना करें तो भी बॉडी के अंदर एक्सेलरेशन पैदा हो सकता है। यहाँ पर मैंने 3 सिचुएशन लिखा है। एक्सेलरेशन कब पैदा होता है? 3 तरीके से एक्सेलरेशन पैदा होता है। पहले नंबर पर डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों में चेंजेस आ जाए तो एक्सेलरेशन पैदा होता है, या सिर्फ डायरेक्शन में तब्दीली से एक्सेलरेशन पैदा होता है, या अगर सिर्फ मैग्नीट्यूड चेंज हो जाए तो भी एक्सेलरेशन पैदा होता है। तो यहाँ पर ये जो सेकंड केस ये अप्लाई होगा। सेकंड केस यानी कि सेकंड केस में डायरेक्शन तो चेंज हो रही है बट मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है। थर्ड केस में मैग्नीट्यूड चेंज हो रही है लेकिन डायरेक्शन कांस्टेंट है। तो अकॉर्डिंग टू दिस सेकंड केस, तो बॉडी की अगर मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी कांस्टेंट है, स्पीड सेम है, तो भी एक्सेलरेशन पैदा हो सकता है अगर उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाए तो। कंसेप्चुअल क्वेश्चन नंबर 2.5, कैन अ कार मूविंग टुवर्ड्स राइट हैव डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन टुवर्ड्स लेफ्ट? एक कार राइट साइड मूव कर रही है तो उस कार के अंदर क्या लेफ्ट साइड में एक्सेलरेशन पैदा हो सकता है? यस, अगर कार राइट साइड पे मूव कर रही है तो लेफ्ट साइड में एक्सेलरेशन पैदा हो सकता है। वो एक सिचुएशन में, एक कार है हमारे पास, ये इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, ये लेफ्ट टू राइट ये कार मूव कर रही है। ये जाते वक्त अचानक ब्रेक अप्लाई हो जाए तो क्या होता है, ये पीछे की तरफ झटका आता है। ये गाड़ी ब्रेक अचानक ब्रेक लग जाए तो ये पीछे की तरफ आती है गाड़ी। तो इसका मतलब क्या है, पीछे की तरफ आना यानी कि उसकी स्पीड डिक्रीज हो जाती है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इज प्रोड्यूस ड्यू टू डिक्रीज इन मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी को स्पीड भी कहते हैं। यानी कि ये कार हाई स्पीड में जा रही है, अचानक ब्रेक अप्लाई हो जाए तो इसकी स्पीड रिड्यूस हो जाती है, ये थोड़ा सा पीछे की तरफ आती है। तो जब स्पीड डिक्रीज होगी तो जो एक्सेलरेशन पैदा होगा उसको हम कहते हैं नेगेटिव एक्सेलरेशन। तो स्पीड की डिक्रीज से या वेलोसिटी मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी की डिक्रीज से जो गाड़ी के अंदर जो एक्सेलरेशन पैदा हो रहा है उसको हम नेगेटिव एक्सेलरेशन या रिटार्डिएशन या डिसेलरेशन कहते हैं।